हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाइड, आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज से मैं एक टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रही हूं। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊंगी उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आते हैं, और यदि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित ही है। और क्योंकि मैं सिलेबस वाइज आपकी तैयारी कराऊंगी और सारे चैप्टर को अलग अलग सॉल्व कराऊंगी और पूरा जो भी सिलेबस होगा उसको कंप्लीट कराऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे मिलती रहे। मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके सपोर्ट करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे भी मोटिवेट होकर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेस्ट सीरीज की क्वेश्चंस क्या हैं, और शुरू करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज को। आज हम स्टार्ट करेंगे शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से, जिसमें कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी से शुरुआत होगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान, जूलॉजी तथा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी सम्मिलित हैं। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर अंगों के भीतर ऊतकों की संरचना तथा उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऊतकों की संरचना एवं उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको साइटोलॉजी पे टिक करना है। कोशिका का अध्ययन कहा जाता है अगर आता है तो आपको साइटोलॉजी पे टिक करना है। और ये राजस्थान पीटीआई में आया भी है सन 2011 में। और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है? इसमें आपको मिलान करना है, तो देख लेते हैं अच्छे से। इसका जो आंसर है वो बी है। फर्स्ट का फर्स्ट ही है, जैव ऊर्जा एटीपी एडिनोट्राई फॉस्फेट। जैव ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो एडिनोट्राई फॉस्फेट सिस्टम से होती है। दूसरा जो है आपका वो जीवन का आधार, स्वास्थ्य जो है वो जीवन का आधार होता है। ऊर्जा जो है वो स्वास्थ्य झलक है, और पोषण जो है अच्छे स्वास्थ्य का मूल। तो आप देख लीजिए अच्छे से, अगर ये आ जाते हैं तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ने से पहले आप इसमें जो भी सही सम्मिलित करना है आप देख लीजिए अच्छे से। जैव ऊर्जा एटीपी एडिनोट्राइफॉस्फेट, स्वास्थ्य जीवन का आधार, ऊर्जा स्वास्थ्य झलक, पोषण अच्छे स्वास्थ्य का मूल। ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी पूछा था कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, अब पूछा ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी। आप ये भी याद रखिएगा कि मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, जबकि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपका एक ही क्वेश्चन में आपके 3 चीजें डिस्क्रिप्शन में बताई गई हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऊतक कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं? समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, मतलब जो समान रचना और समान कार्य करते हैं उनके समूह को ऊतक कहते हैं। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ये भी यूपी टीजीटी में आया है सन 2013 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है।
जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वो बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर जीव कहलाते हैं। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है। जब आपके ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो वो ऊतक बनता है। आप याद रखिएगा, अगर आता है घुमा के भी क्वेश्चन दे देते हैं तो आप याद रखिएगा, तो अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई, अभी आपका ऊतक का कहा गया कि बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर ऊतक बनता है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है, और एक कोशिका जो होती है वो जीवन का आधार होती है, स्टार्टिंग होती है। कोशिका से ही हमारे शरीर की शुरुआत होती है, तो हमारे जीवन की जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं कोशिका। इसमें भी वैसे ही आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन को बताया गया है कि अगर घुमा के भी क्वेश्चन दे देते हैं तो आपको इसका आंसर कैसे सही करना है। तो इसमें इसीलिए बहुत सारे, इसमें एक ही उसका बहुत अच्छे से 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप इजीली कर सकें। तो इसका भी कोशिका है। हमारे शरीर जो है असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो कोशिका होते हैं उनको मिलकर ऊतक बनता है, तो उन्हीं छोटी छोटी जीवित इकाइयों को ही कोशिका कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमारा ऊतक बनता है। फिर हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है ऊतकों से। तो चलिए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। तो कोशिका जो है वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। अब समझ पा रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। कोशिका के चारों ओर की कला जो कोशिका कला कहलाती है। चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको कोशिका कला भी कहते हैं, या प्लाज्मा कला, इसको प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर के गाढ़ा तरल पदार्थ को कहते हैं। जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है कोशिका के अंदर उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आता है ये क्वेश्चन कि जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप साइटोप्लाज्म पे टिक करके आइएगा, जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि कोशिकांग स्थित होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कोशिकांग कहाँ होते हैं, तो आप इसमें लगा के आइएगा साइटोप्लाज्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, अभी मैं बता ही चुकी हूँ ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किस भाग को कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम्स एक कला रहित मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित मशीनरी होती है। अंत इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? तो ये वायुजीवी श्वसन है। वायुजीवी श्वसन एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है या क्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ये जो क्रिया होती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो सेल का पावर हाउस जो जिसे कहा जाता है वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ही माइक्रोकॉन्ड्रिया पे टिक करिएगा। चलिए देखते हैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र, जिसे कोशिका का बिजली घर अथवा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं में ऑक्सीकरण क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी से एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक अधिक ऊर्जा वाले यौगिकों का निर्माण होता है। यही ऊर्जा कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। माइक्रोकॉन्ड्रिया संबंधित है ऑक्सीजन उत्पादन से, उत्सर्जन से, एंजाइम स्राव से, ऊर्जा उत्पादन से। इन चारों में से जो सही है इसका वह ऊर्जा उत्पादन से। जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उससे संबंधित है माइक्रोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आपने ऊपर अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न का सक्रिय स्थल है। तो ये है माइक्रोकॉन्ड्रिया। और ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चंस देते हैं, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये यूपी पीजीटी में आया है 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ऊर्जा के उत्पादन में, कोशिका जो श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन में माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है। तो दो चीजों में आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है, वो है आपके कोशिका श्वसन में और ऊर्जा के उत्पादन में। तो आप याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। 16 नंबर क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी पीटीआई 2013 में आया था। तो अलग अलग जगह पे ऐसे एक ही चीज, ऐसे ही एक ही जैसे ही क्वेश्चन एक ही सेल में एक ही सेल का क्वेश्चन आया है और एक ही जैसे क्वेश्चन आए हैं, तो अगर घुमा के कैसे भी देता है तो आप उसको समझ सकते हैं। अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चंस मैं आपको घुमा घुमा के बताती रहूंगी तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के देते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है। आपको जैसा मैं बता चुकी हूँ, अगर ऐसा कोई पावर प्लांट या कोशिका से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस, तो आप माइक्रोकॉन्ड्रिया पे लगाइएगा जिससे कि आप सही आंसर दे सकें। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर जो होता है उसको माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, आपका यूपी टीजीटी में आया है 2005 में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। माइक्रोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहलाता है। देखिए कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि अगर इधर उधर करके क्वेश्चन टफ करके भी देते हैं तब भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो नियंत्रण केंद्र होता है। न्यूक्लियस आपका सेंटर पार्ट होता है। और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। कोशिका का नियंत्रक केंद्र नाभिक न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका की क्रियाओं का निर्देशन करता है। नाभिकीय झिल्ली नाभिक को घेरे रखती है तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म से अलग करती है। नाभिक में दो
प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स तथा नाभिकीय न्यूक्लियोली क्रोमोसोम्स। ये लंबे धागे की तरह होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लंबे धागे की तरह होते हैं, जिसमें पदार्थ रहते हैं, जिसमें विभिन्न पदार्थ रहते हैं, जैसे डीएनए एवं जीन का निर्माण होता है। इसी में डीएनए और आपके जीन का निर्माण होता है। ये आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन अभिभावकों से बच्चों तक उनके अभिलक्षण पहुंचाते हैं। न्यूक्लियोली या ऐसे रूप हैं। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी टफ नाम है, जो विशेष क्रोमोसोम्स के कुछ स्थानों पर आकार बनाते हैं। ये क्रोमोसोम्स के स्थानों पे आकार बनाते हैं। तो न्यूक्लियोली जो है वो लाइबोसोम्स को बनाने में सहायक होते हैं। लाइबोसोम्स को ये बनाते हैं। और न्यूक्लियोली प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होते हैं। ये प्रोटीन और आरएनए से निर्मित होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कोशिका का नियंत्रक केंद्र बिंदु होता है। तो आपका नियंत्रक केंद्र बिंदु जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो आप लोगों को पता है क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो हरी रहती हैं, तो हरे रंग का होता है क्लोरोफिल। तो आगे पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। क्लोरोफिल हरे रंग का एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल ही पेड़ पौधों के पत्तों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों के पत्तों में आता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्धक है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लाइबोसोम्स कह सकते हैं। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइबोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल तंत्र हैं। लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, और इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो आपका जो है वो लाइसोसोम्स है, उसको सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एटीपी इसमें भंडारित रहता है। आपका एटीपी किसमें भंडारित रहता है ये आपको बताना है। एटीपी जो है आपका एडिनोट्राई फॉस्फेट एवं उच्च ऊर्जा अणु हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो सामान्यतः शरीर के सभी कोशिकाओं में भंडारित रहता है। हालांकि इन अत्यधिक मात्रा में संचय मांसपेशीय कोशिकाओं में होता है। तो ये उच्च ऊर्जा का अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, शरीर के सभी कोशिकाओं में भंडारित रहता है। तो आपका कोशिकाओं इसमें क्योंकि कोशिका का है नहीं ऑप्शन, तो आपका जो है कोशिका होगा। मांसपेशियों में भी हो सकता है, कोशिकाओं में भंडारित रहता है। वैसे एटीपी जो होता है आपकी कोशिकाओं में भंडारित रहता है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में होता है। आयोग द्वारा जारी
उत्तर कुंजी में, तो इसमें जो आयोग द्वारा जो जारी हुई थी उत्तर कुंजी उसमें गलत था, इसीलिए इसको नहीं सही अभी इसका वो किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही है वो कोशिका है, वैसे मांसपेशी भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन है अभी, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। वैसे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कोशिका ही सही आंसर होगा। इसमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? तो आपका जो किसी प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने और अंतर करने के में जो आपका होता है वो डीएनए की जांच जो है काम आती है। डीएनए जांच के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और उनमें अंतर किया जा सकता है। डीएनए के रूप चित्र की खोज जो है वो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसीसी किक द्वारा वर्ष 1953 में की गई थी। जो आप अच्छे से इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि जेम्स वाटसन और किक के द्वारा 1953 में हुई थी इसकी जो खोज है डीएनए की। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, 1962 का नोबेल प्राइज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए आपके उसमें, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है वो ये परिभाषा जो है बीएन झा ने दी है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी की अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की गई हैं। H.A. पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय, जीवन का आरंभ करते समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। और बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। तो ये जितनी भी डेफिनेशन है इनमें से आ सकती हैं, तो आप अच्छे से इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी दे देते हैं। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। मैं दोबारा बता देती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं वो कारक हैं, वो कारक हैं आनुवांशिकता, पर्यावरण, जलवायु। ये सभी कारक हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जो आनुवांशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें कहा जाता है जीन। जो जीन होते हैं उनके ही द्वारा हमारे त्वचा का रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि जो होती है वो निर्भर करती है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो लक्षण माता पिता से संतान में पहुंचते हैं, मैंने बताया कि माता पिता से जो जीन में संतान को लक्षण पहुंचते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक विशेषताएं जो रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है। गेंगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गेंगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो आपका ये सही जो आंसर है इसमें 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। मानव शरीर में
क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होता है। जो व्यक्तिगत भेद होता है वो किनके कारण होता है? वो आपका होता है वंशानुक्रम वातावरण प्रभाव के द्वारा। शारीरिक दक्षता एवं व्यक्तिगत भेद विशेष व्यक्ति के कारण होता है तथा इसे प्रभावित करने में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान होता है। लेफ्टन के अनुसार पैतृक गुण या जेनेटिक मेकअप की नींव पर व्यक्तित्व ढीला है, इसी पर उनके व्यवहार का निर्माण होता है। वर्तमान की सभी स्थितियां व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो आपके हैं वो है वंशानुक्रम और वातावरण। और ये इस तरह घुमा घुमा के कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी टीजीटी में आया है, 2001 में भी आया और 2013 में भी आया है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। रंग वार्धता कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो कलर ब्लाइंडनेस जब होती है जिस व्यक्ति को, वो किस में भेद नहीं कर पाता, किन रंगों में? तो वो है लाल और हरा। अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। रंग वर्णाधता आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। यह अवस्था अक्सर आनुवंशिकी होती है और ये जो अवस्था होती है वो हेरिडिटी होती है। वो आपके माता पिता से आपके जीन्स में मिला है, आपको बाय बर्थ मिला है, तो ये आनुवंशिकी होती है। इसके अन्य कारणों में कुछ नेत्र रोग और दवाएं भी शामिल हैं। वर्धानता आमतौर पर लाल व हरे रंग के प्रकाश में अंतर न कर पाने की स्थिति को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन 2 रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? देखिए ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में 1999 में आया, फिर 2013 में आया, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये 2020 में ये आ सकता है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि आपका लाल और हरे रंग में प्रॉब्लम होती है भेद करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुण सूत्रों से। जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के गुण सूत्रों से होता है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX पाए जाते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा युग्मकों अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होता है। ये अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। इन युग्मकों के विसेचन से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनते हैं, जिससे बालक में 44+XY गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। जिसको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये याद रखिएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे कि ब्लड बहता रहता है और ब्लड बहने से ज्यादा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि अगर ब्लड अगर बॉडी से निकलता है उसका थक्का बन जाता है तो फिर और ब्लड बॉडी से नहीं निकलता है, और हीमोफीलिया में थक्का नहीं बनता। इसकी वजह से हीमोफीलिया वाले जो भी व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लड कंटिन्यूस निकलता ही रहता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। यह एक आनुवंशिकीय रोग है। यह भी एक आनुवंशिकीय रोग है जो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिला है। इसके लक्षणों में कई बड़ी या
गहरी खरोंचें, जोड़ों का दर्द व सूजन होती है। तो इसमें लक्षणों में जैसे गहरी खरोंचें, जोड़ों में दर्द आदि, अनपेक्षित रक्तस्राव एवं मूत्र या मल में रक्त का शामिल होना होता है। तो ये जो हीमोफीलिया की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें आपका बाथरूम में जो है ब्लड आ सकता है, लैट्रिन में आपके ब्लड आ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि हीमोफीलिया की प्रॉब्लम में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इससे पहले आपको बताया भी है आगे कि अनुवांशिकी का पिता, और ये यूपीटीजीटी 1999 में आया भी है। तो अनुवांशिकी का पिता जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुवांशिकी का पिता जनक कहा जाता है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे। ये जो जॉन मेंडल थे वो एक ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे और इन्होंने 1954 में इसका जो है आविष्कार किया था। जिन्होंने वंशानुक्रम के सिद्धांत का विकास किया था, इन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया था। इनका यह सिद्धांत मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों पर आधारित था और इन्होंने मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया था। अब चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिकी अच्छे निधि के रूप में जाना जाता है? तो यह है तेजी यानी कि तीव्रता। तो आप ये भी क्वेश्चन जो है आपका केवीएस और टीजीटी दोनों में आया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया, तो अभी 20 में आने के बहुत चांसेस हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आगे भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।